टकिया की डायन, एपिसोड 48। प्रीति के घर में सरला देवी के चोरी छुपे घुसकर सो जाने की वजह से अभिमन्यु और प्रीति के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। प्रीति की तीखी बातों ने सरला देवी की खूब तौहीन की और उन्होंने चकिया से अभिमन्यु के साथ जाने की जिद पकड़ ली। पर जब अभिमन्यु ने जाने से मना कर दिया तो वो अकेले ही निकल पड़ी। रास्ते में सरला जी को टीआई दशरथ मिले, जो सरपंच के साथ कहीं जा रहे थे। सरपंच ने बातों बातों में सुना कि सरला देवी अपने बेटे के साथ चकिया छोड़ के जाना चाहती है, तो उसने मौके का फायदा उठाया और भोली भाली सरला जी को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया। सरला देवी सरपंच की चिकनी चुपड़ी बातों में इस कदर आ गई थी कि उन्हें और कुछ नहीं सूझ रहा था। उन्हें बस एक ही चीज दिख रही थी और वो था प्रीति का पंचायत के सामने जलील होना। सरला देवी का अब एक ही मकसद था, वो प्रीति से अपनी और अपने बेटे की बेइज्जती का बदला चाहती थी और खुद सरपंच उनका साथ दे। इससे बढ़िया मौका सरला देवी को और कहाँ मिलता। सरपंच से सरला देवी का मकसद पूरा होगा या नहीं, फिलहाल ये कोई नहीं जानता था। पर सरपंच की साजिश साफ नजर आ रही थी। सरला देवी सरपंच के साथ खुशी खुशी निकल गई। कुछ देर बाद अभिमन्यु और दीनदयाल भी घर से बाहर आए। अभिमन्यु को लग रहा था माँ इतनी आसानी से जाने वालों में से नहीं है। पर घर के बाहर सरला जी को न देखकर वो भी हैरान रह गया। दीनदयाल चारों ओर भाग भाग के देख रहा था, पर सरला देवी तो वहां से जा चुकी थी। फूलती सांसों के साथ दीनदयाल ने अभिमन्यु से कहा था मैंने सर जी, अम्मा को बाहर मत जाने दीजिए, पर उन्हें रोकने की बजाय आपने मुझे ही चुप करा दिया। पता नहीं अब कहाँ गई होंगी वो। आप ना बहुत जिद्दी हैं सर। दीनदयाल की बातें सुनकर अभिमन्यु और परेशान हो गया और उसने झल्लाते हुए कहा, अच्छा बस करो अपना ये लेक्चर देना और ढूंढो अम्मा को। अभिमन्यु को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अम्मा घर से निकलते ही गायब हो गई। सरला देवी को ढूंढते हुए वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। शाम अब रात की तरफ बढ़ रही थी। अभिमन्यु और दीनदयाल की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। अभिमन्यु के मन में तमाम सवाल उठ रहे थे जो उसे बेचैन कर रहे थे। माँ कहाँ गई होगी? उन्हें तो इस गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी दीनदयाल ने अभिमन्यु से कहा, मुझे नहीं लगता मैडम जी यहाँ कहीं आसपास है। हमें उन्हें अलग अलग ढूंढना चाहिए। अभिमन्यु को उसकी बात सही लगी। उसने दीनदयाल से कहा, ठीक है, मैं शहर की तरफ जाने वाले रोड को चेक करता हूँ, तुम एक बार गांव के अंदर पता करो। दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। अब रात काफी हो चुकी थी। गांव के ज्यादातर लोग सो चुके थे। वैसे भी डायन के खौफ से 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। दीनदयाल को कोई नजर नहीं आ रहा था। अब ये इत्तेफाक कहिए या किस्मत, सरला देवी को ढूंढते हुए दीनदयाल डरते डरते बरगद के पेड़ के बेहद करीब पहुंच गया। वहां फैले सन्नाटे से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मन ही मन उसने सोचा, मैडम जी को ढूंढने के चक्कर में मैं खुद ना डायन का शिकार हो जाऊं। बेटा दीनदयाल, यहाँ से निकल। दीनदयाल वहां से जाने के लिए पलटा ही था कि उसे एक औरत की भयंकर चीख सुनाई दी। मुन्ना, वहां मत जा बेटा, मुन्ना रुक जा। दीनदयाल के कान खड़े हो गए। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसने पलट कर देखा तो 6-7 साल का एक मासूम बच्चा जुगनू को पकड़ने के लिए उसी बरगद के पेड़ की तरफ
भागा जा रहा था। बच्चे के पीछे उसकी माँ उसे रोकने के लिए चीखते पुकारते भागी चली आ रही थी। मुन्ना, मेरी बात सुन, रुक जा मुन्ना। दीनदयाल ने देखा टिमटिमाता जुगनू बरगद के पेड़ के पीछे चला गया। वो बच्चा भी उसका पीछा करते हुए विशाल और डरावने बरगद के पीछे चला गया। ये नजारा देख उस औरत की सांसें अटक सी गई, चीखती आवाज शांत हो गई। अगले ही पल उस विशालकाय बरगद के पीछे से जुगनू तो बाहर आया, पर बच्चा नहीं। उसकी खिलखिलाहट सूनी पड़ गई थी। उसकी माँ ने ये वाकया देखा तो उसके होश उड़ गए। वो चीख चीख कर रोने लगी। वो तेज रफ्तार से बरगद के पास दौड़ी और पेड़ की चारों ओर घूम घूम के अपने बच्चे को ढूंढने लगी। मुन्ना, कहाँ गया तू? मुन्ना। मजबूर माँ वहीं टूटकर बैठ गई और अपनी छाती पीटते हुए बोली, मेरा बच्चा लौटा दो। चाहे तो मुझे ले चलो, पर मेरे बच्चे को जाने दो। इस नजारे से दीनदयाल की नब्ज ठंडी पड़ गई थी। उसको अंदाजा हो गया था कि बच्चा कहाँ और किसके साथ हो सकता है। वो फौरन वहां से निकल गया। उधर अभिमन्यु को सरला देवी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। चकिया बस अड्डे से लेकर ट्रेन स्टेशन तक अभिमन्यु ने सब छान मारा, पर उसकी अम्मा कहीं नहीं दिखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और माँ का पता कहाँ से लगाए। हाईवे से कुछ दूर एक ढाबे पे सरपंच और सरला देवी शानदार चाय की चुस्की ले रहे थे। सरपंच जानता था कि दशरथ जी मौका पाते ही अभिमन्यु को उसकी माँ के बारे में बता देंगे। इसीलिए उसने सरला जी की मदद से टीआई दशरथ को आंखों के सामने से हटने ही नहीं दिया। सरपंच ठहाके मारते हुए कहते हैं, वैसे आप जैसी खुशमिजाज महिला हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अब आप समझिए, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। निश्चिंत होकर घर चलिए, पंचायत आपकी समस्या का जल्द ही समाधान करेगा। सरला देवी ने थोड़ी ही देर में सरपंच के ऊपर अटूट विश्वास कर लिया। सरला जी सरपंच के षड्यंत्र का शिकार हो चुकी थी। हंसी के ठहाकों के बीच दशरथ जी के फोन पर किसी का कॉल आया। सरपंच ने टेढ़ी नजर से देखा, वो अभिमन्यु का कॉल था। अभिमन्यु शायद माँ को ढूंढने के लिए और पुलिस फोर्स की मदद लेना चाहता था, पर दशरथ उसकी मदद करे भी तो कैसे? सरपंच के सामने दशरथ ने फोन साइलेंट करके पलट दिया और कहा, मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए, ऐसे भी बहुत देर हो रही है। सरपंच और किसी बहाने से सरला जी को रोकता इससे पहले ही सरला देवी ने ढाबे पर लटकती घड़ी में वक्त देखा। देर काफी हो गई थी। सरला देवी ने फौरन कहा, ये बात आपने ठीक कही दशरथ जी, हमें निकलना चाहिए। चलिए, हमें घर छोड़ दीजिए, फिर कल पंचायत जो फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा। ये कहकर सरला जी जोर से हंस पड़ी और घर जाने के लिए खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने कई बार कोशिश की, पर दशरथ जी से बात नहीं हो पाई। जब उसे अपनी परेशानी का कोई हल नहीं दिखा, तो उसने सोचा, दशरथ सर भी फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं, अम्मा का भी अभी कोई पता नहीं लगा है, और अब न जाने ये दीनदयाल कहाँ चला गया। मुझे पुलिस स्टेशन जाके और पुलिस वालों का साथ लेना पड़ेगा। मुझे घर से गाड़ी लेकर फौरन पुलिस स्टेशन निकलना चाहिए। अभिमन्यु वहां से फौरन घर के लिए निकल गया। सरपंच और सरला जी को टीआई दशरथ अपनी गाड़ी में लेकर
अभिमन्यु के घर की तरफ बढ़ रहे थे। सरला देवी ने अब चकिया से जाने की जिद तो छोड़ दी थी, पर प्रीति से बदला लेने की सनक उनके सर पर सवार थी। वो बात बात में सरपंच को याद दिला रही थी कि गांव की पंचायत में प्रीति की बदतमीजियों की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। अभिमन्यु जैसे ही घर से गाड़ी लेकर निकला, वैसे ही उसके सामने दशरथ की गाड़ी आकर रुकी। अभिमन्यु ने ड्राइविंग सीट पे बैठे दशरथ को देख लिया था। वो कुछ कहता या समझता इससे पहले ही सरपंच बगल की सीट से उतरा और बड़े ही नाटकीय अंदाज में गाड़ी का पिछला गेट खोला। अभिमन्यु ये देखकर हैरान था कि उसकी माँ सरला देवी गाड़ी से उतरकर बाहर आई। अभिमन्यु ने फौरन एक सवालिया नजरों से दशरथ जी की ओर देखा। उनका उतरा हुआ चेहरा उनकी बेबसी साफ बयान कर रहा था। अभिमन्यु समझ गया कि उसकी अम्मा के आगे दशरथ जी की भी बोलती बंद हो गई, पर सरपंच के साथ सरला जी का मधुर व्यवहार देख अभिमन्यु गुस्से से लाल हो गया। वो फौरन अपनी माँ के पास गया और उनके हाथ से बैग लेते हुए बोला, ये क्या तरीका है अम्मा? ये कोई नादानी करने की उम्र है आपकी? सरला जी अपने बेटे के सवालों का जवाब देती उससे पहले ही एक चटक आवाज में सरपंच ने पीछे से कहा, अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना कोई नादानी नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। सरपंच की इस बात ने अभिमन्यु को अंदर तक झुलसा कर रख दिया था, पर अम्मा के सामने वो और कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता था। उसने दशरथ की ओर गहरी नजरों से देखा और सरपंच को सुनाते हुए बोला, अम्मा को सही सलामत लाने के लिए थैंक यू सर। रात बहुत हो गई है, आप भी घर जाइए, कल मिलते हैं। मुलाकात तो होगी ही अभिमन्यु जी, पर पुलिस स्टेशन में नहीं, पंचायत भवन में। अभिमन्यु के पीछे खड़े सरपंच ने एक भारी आवाज में कहा। अभिमन्यु के कुछ समझ में नहीं आया। वो हैरानी से सरपंच की ओर मुड़ा और उसे घूरने लगा। सरपंच की बात का जवाब सरला देवी ने देते हुए कहा, सही कह रहे हैं सरपंच जी। प्रीति ने जो मेरे और तेरे साथ किया है, अब उसका इंसाफ चकिया की पंचायत ही करेगी। अभिमन्यु पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वो फौरन सरला जी के पास गया और धीमी आवाज में नाराज होते हुए बोला, ये क्या कर रही हो माँ? प्रीति, घर, ये सब हमारा मैटर है, हम इससे निपटा लेंगे। पंचायत को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। पर सरला देवी सुनने वालों में से कहाँ थी। उन्होंने अपना बैग उठाया और अभिमन्यु के सामने मुंह फेरकर घर के अंदर जाते हुए कहा, आपस में हम पहले निपट रहे थे, अब पंचायत निपटेगी। सरला देवी वहां से चली गई। दशरथ खामोश खड़े सरपंच का नाटक बड़े गौर से देख रहे थे। वो जानते थे कि सरला जी के मैटर में उनका बोल पाना असंभव है। अभिमन्यु उनके पास गया और बोला, सर, ये हमारा पर्सनल इश्यू है, आप प्लीज सरपंच को कहिए हमारे मैटर में अपनी टांग ना अड़ाए। तभी सरपंच ने कहा, सरला जी ने हमें पूरी बात बता दी है और मैं जानता हूँ कि ये आप लोगों का निजी मामला है, लेकिन अब चकिया की पंचायत का मुखिया भी इसमें शामिल हो चुका है, तो अब मामला पंचायत का हुआ और कल हम पूरी बात सुनकर फैसला लेंगे, कौन सही है और कौन गलत। अभिमन्यु सकपका गया और बोला, समझने की कोशिश करिए, हमें कोई मामला नहीं सुलझाना, जो करना है मैं कर लूंगा, प्लीज इस बात को और मत खींचिए। सरपंच ने सख्त लहजे में कहा, ये इस गांव का नियम है इंस्पेक्टर साहब, हर गांव वालों का मामला पंचायती होता है और जब कोई फरियादी आता है पंचायत ही उसका फैसला करती है। और जानकारी के लिए बता दूं, सरला देवी ने खुद हमारी मदद मांगी है। ये कहकर सरपंच मुड़ा और दशरथ की गाड़ी में जाके बैठ गया। उसने टीआई साहब को आवाज देकर बोला, चलिए सर, रात बहुत हो गई है, कोई माने या ना माने, आप तो डायन को मानते ही होंगे। दशरथ चुपचाप गाड़ी की ओर जाते हुए अभिमन्यु के पास रुककर बोले, सरपंच कोई गंदा पर गहरा खेल खेल रहा है,
तुम्हें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। दशरथ और सरपंच वहां से निकल गए। अभिमन्यु अभी भी वहीं खड़ा सोच रहा था कि आखिर वो अपनी बिगड़ती परिस्थिति को संभाले तो संभाले कैसे। अपने ख्यालों की उधेड़-बुन में अभिमन्यु ने सोचा कि कुछ भी करके प्रीति तक ये बात पहुंचवानी होगी कि कल पंचायत में अम्मा के साथ उसका सामना होने वाला है। तभी उसे ध्यान आया कि दीनदयाल प्रीति तक उसका मैसेज आसानी से पहुंचा सकता है। पर ये कमबख्त दीनदयाल है कहाँ? अभिमन्यु जैसे ही घर के अंदर जाने को हुआ, दीनदयाल उसके सामने तपाक से कूद पड़ा और डर के मारे उसने अभिमन्यु को गले लगा लिया। वो अपने में कुछ बड़बड़ा रहा था। आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। उसकी हरकत देख अभिमन्यु ने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें दीनदयाल? ठीक तो हो? कहाँ गायब हो गए थे? दीनदयाल ने हकलाते हुए जवाब दिया, गायब तो वो बच्चा हुआ है सर जी। डायन ने फिर शिकार कर लिया। बच्चा पेड़ के पीछे गया और गायब। दीनदयाल इतना डरा हुआ था कि उसकी आधी से ज्यादा बात अभिमन्यु को समझ ही नहीं आ रही थी। उसने दीनदयाल की बात को अनसुना करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम पहले मेरा एक इम्पोर्टेंट काम कर दो, फिर आराम से समझेंगे कौन सा बच्चा कहाँ गायब हुआ। दीनदयाल अब सेफ था और इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसने सर को हामी में हिलाते हुए अभिमन्यु का जवाब दिया। अभिमन्यु ने थोड़ी देर सोचा और कहा, दीनदयाल, तुम्हें जाकर प्रीति को ये बताना है कि कल पंचायत में अम्मा और प्रीति का आमना सामना होगा। अम्मा पंचायत के सामने उसके खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली है। दीनदयाल घबरा कर बोला, मैं क्यों बताऊं सर जी, आप ही बताइए। प्रीति मैडम से मुझे बहुत डर लगता है। अभिमन्यु ने गुस्से भरी आवाज में कहा, क्यों? अब क्या वो भी डायन है जो तुम्हें डर लगता है? दीनदयाल एक पल के लिए झेप कर बोला, ऐसी बात नहीं है सर जी। अभिमन्यु ने उसे समझाया कि अगर वो खुद प्रीति से ये बात छेड़ेगा तो एक और महाभारत हो जाएगी। इसलिए दीनदयाल को ही उसका ये काम करना होगा ताकि प्रीति अच्छी तरीके से समझ जाए कि कल भरी पंचायत में क्या होने वाला है। ना चाहते हुए भी दीनदयाल प्रीति के घर की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु चुपचाप अपने घर के अंदर चला गया। दीनदयाल ने जैसे ही बेल बजाई, आयुषी ने दरवाजा खोला और ताना मारते हुए बोली, शुक्र है कोई नया चेहरा देखने को मिला। ये साफ था आयुषी अभिमन्यु के बारे में बोल रही थी। दीनदयाल ने पूछा, प्रीति जी है? कुछ काम था। आयुषी उसे बड़े सम्मान के साथ अंदर ले आई। दीनदयाल आयुषी के बिहेवियर से हैरान था। दीनदयाल ने देखा प्रीति अपने बिस्तर में लेटी कुछ स्कूल के पेपर्स को पढ़ रही थी। दीनदयाल को देखते ही एक मीठी मुस्कुराहट देते हुए अंदर आने को कहा। दीनदयाल प्रीति का व्यवहार देखकर थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने प्रीति से कहा, बात सुनने के बाद प्लीज आप मुझे पीटिएगा मत, बस ठंडे दिमाग से सोचिए। प्रीति हैरानी से बोली, ऐसी क्या बात है, साफ साफ कहो। दीनदयाल ने सरपंच और सरला देवी की सारी हरकतें प्रीति को बताई। ये सुनकर प्रीति आग बबूला हो गई। गुस्से में तिल मिलाई प्रीति ने हाथ में पकड़े पेपर्स मसल कर रख दिए। गुर्राते हुए उसने कहा, समझती क्या है वो अपने आप को, जाहिल औरत। माहौल बिगड़ता देख दीनदयाल फौरन वहां से निकल गया। प्रीति ने आयुषी से कहा, उस औरत की ऐसी की तैसी, कर ले जो करना है। आयुषी ने प्रीति को प्यार से समझाया कि उन्हें डरने की क्या जरूरत है, बल्कि ये लोगों को बताने का अच्छा मौका था कि सरला देवी किस तरह की औरत है।
आयुषी गलत नहीं कह रही थी। प्रीति ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। आखिर क्या होगा पंचायत का फैसला? सरला देवी के ऐसे कौन से राज आएंगे सामने? और कौन थी वो औरत जिसने अपना बच्चा खो दिया? जानेंगे कहानी चकिया की डायन के अगले एपिसोड में।